एक नॉर्मल सा पत्थर, देखने में ये बस एक डेकोरेशन का सामान लगता है, लेकिन यही पत्थर एक ऐसे गरीब परिवार के जीवन में वो खौफनाक तूफान लाने वाला था जिसकी कल्पना उन्होंने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं की थी। क्या होगा जब एक दाने दाने को मोहताज परिवार अपनी चालाकी और धोखे से एक बहुत अमीर खानदान के आलीशान घर में घुसपैठ कर लेगा। उन्हें लगेगा कि उन्होंने सारी दुनिया जीत ली है, लेकिन कहानी का असली और सबसे भयानक ट्विस्ट तो उस तहखाने में छिपा था जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है किम परिवार से, जो गरीबी के सबसे गहरे दलदल में फंसा हुआ है। ये परिवार एक बदबूदार और सीलन भरे बेसमेंट में रहता है, जहां हालात इतने खराब हैं कि उन्हें मुफ्त वाईफाई के लिए भी अपने ही घर के कोनों में हाथ ऊपर करके नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। उनके फोन के कनेक्शन कट चुके हैं और गुजारे के लिए पूरा परिवार पिज्जा कंपनी के खाली डिब्बे फोल्ड करने का काम करता है। उनके घर की हालत इतनी खराब है कि जब गली में कीड़े मारने वाली गैस का छिड़काव होता है तो पिता किताएक खिड़की बंद करने से मना कर देता है ताकि उनके घर के कीड़े भी मुफ्त में मर जाएं। लेकिन इस परिवार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। पिज्जा कंपनी वाली जब उनके काम की जांच करती है तो कई डिब्बे खराब निकलते हैं और उनकी पहले से ही मामूली कमाई में से 10% पैसे काट लिए जाते हैं। इस निराशा भरे माहौल में उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए पलटने वाली है। तभी उनके घर किवू का दोस्त मिन ह्यूक आता है, जो अपने साथ एक खास और कीमती पत्थर लेकर आता है। कहा जाता है कि ये पत्थर जिस घर में जाता है वहां दौलत और शोहरत लेकर आता है। मिन ह्यूक पढ़ाई के लिए फॉरेन जा रहा है और वो किवू को एक बेहद अमीर परिवार की बेटी दाहिये को इंग्लिश पढ़ाने का काम सौंपता है। प्रॉब्लम ये थी कि किवू ने कभी कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन तभी उसकी बहन की जंग अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो इंटरनेट की मदद से सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की एक फेक डिग्री तैयार कर देती है, जो दिखने में बिल्कुल रियल लगता है। ये एक छोटा सा झूठ था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही झूठ उन्हें एक ऐसी खौफनाक खाई में ढकेलने वाला था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कि वो जब इंटरव्यू के लिए मिसेस पार्क के उस आलीशान घर में कदम रखता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। मिसेस पार्क बहुत ही भोली और आसानी से बातों में आ जाने वाली महिला है कि वो अपनी बातों और कॉन्फिडेंस से उन्हें इन्फ्लुएंस कर देता है और पहली ही क्लास में दाहिये का भरोसा जीतकर टीचर केविन बन जाता है। लेकिन उसकी शातिर नजर घर के छोटे बेटे दा सॉन्ग पर पड़ती है, जो अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनाता है और जिसे कोई भी ट्यूटर 1 महीने से ज्यादा नहीं झेल पाता। कि वो को यहाँ एक और अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। वो मिसेस पार्क को जेसिका नाम की एक फेमस आर्ट थेरेपिस्ट के बारे में बताता है, जो इलिनॉइस से पढ़कर लौटी है और जिसका तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन असल में ये फेमस जेसिका कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन की जंग ही है। अब इस घर में 2 भाई बहन अपनी पहचान छिपाकर घुस चुके थे, लेकिन उनकी भूख अभी शांत नहीं होने वाली थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। कि जंग जब इंटरव्यू के लिए आती है तो वो दा सॉन्ग की पेंटिंग के निचले हिस्से को सिजोफ्रेनिया जोन बताकर मिसेस पार्क को डरा देती है। मिसेस पार्क डर जाती हैं कि कहीं उनका बेटा मेंटली सिक तो नहीं है और वो तुरंत की जंग को एक मोटी सैलरी पर जॉब दे देती है। इसके बाद की जंग की नजर मिस्टर पार्क के ड्राइवर पर पड़ती है। एक रात जब ड्राइवर की जंग को घर छोड़ने जाता है तो वो चुपके से अपनी पैंटी ड्राइवर की गाड़ी की पिछली सीट के नीचे छोड़ देती है। जब मिस्टर पार्क को वो पैंटी मिलती है तो उन्हें लगता है कि ड्राइवर उनकी गाड़ी में किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। वो बिना कोई हंगामा किए ड्राइवर को जॉब से निकाल देते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए कि जंग अपने फादर की ताइक को एक एक्सपीरियंस्ड वीआईपी ड्राइवर बताकर मिस्टर पार्क के यहाँ जॉब दिलवा देती है। लेकिन कहानी का सबसे शातिर और खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। घर में अब सिर्फ एक पुरानी हाउसकीपर मून ग्वांग बची थी, जो इस घर को इसके पुराने मालिक के समय से संभाल रही थी और अपनी जॉब आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। कि वो को अचानक एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। मून ग्वांग को पीचस के रेशों से भयंकर एलर्जी है, जिससे उसे अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। ताइक और उसके बच्चे चुपके से मून ग्वांग के ऊपर पीचस के रेशे छिड़क देते हैं, जिससे उसे भयंकर खांसी आ जाती है। इसके बाद कि ताइक एक झूठी तस्वीर का इस्तेमाल करके मिसेस पार्क को यकीन दिलाता है कि मून ग्वांग को टीबी है, जो कि एक खतरनाक और फैलने वाली बीमारी है। मिसेस पार्क डर के मारे कांप उठती है और मून ग्वांग को तुरंत जॉब से निकाल देती है। अब बारी थी आखिरी चाल की। कि ताइक एक फर्जी वीआईपी सर्विस केयर का झूठा कार्ड मिस्टर पार्क को देता है। मिसेस पार्क जब उस नंबर पर कॉल करती हैं तो सामने से फोन की जंग उठाती है और एक फेक कंपनी के थ्रू अपनी मां चुंग सूक को घर की नई हाउसकीपर के रूप में रखवा देती है। इस तरह एक गरीब परिवार के चारों सदस्य अपनी असली पहचान छिपाकर एक ही अमीर घर में नौकरी ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन योजना बना ली है और अब सब कुछ उनके कंट्रोल में है। लेकिन वो भूल गए थे कि हर अमीर घर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं और इस घर का सबसे डेंजरस सीक्रेट जमीन के नीचे दफन था। एक दिन दा सॉन्ग का बर्थडे मनाने के लिए पार्क परिवार कैंपिंग पर जाता है। उनके जाते ही कि ताइक का परिवार उस पूरे आलीशान घर पर कब्जा जमा लेता है। वो मिस्टर पार्क की महंगी शराब पीते हैं, लिविंग रूम में आराम फरमाते हैं और सपने देखते हैं कि एक दिन ये घर उनका होगा। कि वो तो यहाँ तक सोच लेता है कि जब दाहिये बड़ी हो जाएगी तो वो उससे शादी कर लेगा। सब कुछ
कितना आसान लग रहा था, लेकिन तभी रात के सन्नाटे में डोरबेल बजती है और इस एक डोरबेल ने उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इमरजेंसी स्क्रीन पर पुरानी हाउसकीपर मून ग्वांग का चेहरा दिखाई देता है। हेवी रेन में भीग रही है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर है। वो चुंगसूक से गिड़गिड़ाकर कहती है कि बेसमेंट में उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है। जैसे ही चुंगसूक उसे अंदर आने देती है, मून ग्वांग सीधे किचन के नीचे वाले तहखाने में जाती है और एक भारी अलमारी को ढकेलती है। उस अलमारी के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा था जो एक गहरे, सीलन भरे और अंधेरे बंकर की तरफ जाता था। ये बंकर घर के पुराने मालिक ने बनवाया था, जिसके बारे में पार्क परिवार को कोई भनक तक नहीं थी। जब चुंगसूक नीचे पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां मून ग्वांग का हस्बैंड ग्यून से पिछले 4 सालों से छिपकर रह रहा था। ग्यून से पर भारी कर्ज था और लोन की वसूली करने वाले उसकी जान के पीछे पड़े थे, इसलिए मून ग्वांग उसे इस सीक्रेट बेसमेंट बंकर में छिपाकर प्रोटेक्ट कर रही थी। वो रास्ता जो उन्हें दौलत की तरफ ले जाने वाला था, अब उन्हें एक खौफनाक जाल में फंसा चुका था। चुंगसूक पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन मून ग्वांग अपने हस्बैंड की जान की भीख मांगती है और हर महीने पैसे देने का वादा करती है। मामला शांत ही होने वाला था कि अचानक सीढ़ियों के ऊपर छिपकर ये सब सुन रहे कि ताइक, कि वू और कि जंग अपना संतुलन खो बैठते हैं और एक के ऊपर एक सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। मून ग्वांग तुरंत अपने फोन से उनका वीडियो बना लेती है और उन्हें धमकी देती है कि वो बस एक सेंड बटन दबाकर ये वीडियो मिसेस पार्क को भेज देगी और उन सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो किम परिवार को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर देती है। कुछ ही देर पहले जो परिवार इस घर में राजाओं की तरह दावत उड़ा रहा था, अब वो उसी घर के तहखाने में होस्टेज की तरह बैठे थे। मून ग्वांग का हस्बैंड उन पर हंसता है और नॉर्थ कोरिया के न्यूज एंकर की नकल उतारकर उनका मजाक उड़ाता है। तभी ऊपर रखा फोन बज उठता है और वो खबर उनके पैरों तले जमीन खींच लेती है। भारी बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ गया है और पार्क परिवार की कैंपिंग ट्रिप कैंसिल हो गई है। मिसेस पार्क फोन पर बताती हैं कि वो लोग बस 8 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं और दा सॉन्ग के लिए नूडल्स तैयार रहने चाहिए। घर में अफरा तफरी मच जाती है। चुंगसूक पागल की तरह रसोई में भागती है और नूडल्स बनाने लगती है। बाकी तीनों लोग किसी तरह मून ग्वांग और उसके हस्बैंड से हाथापाई करके उन्हें वापस उसी बेसमेंट में ढकेल देते हैं, लेकिन इस भयानक छीना झपट्टी में मून ग्वांग सीढ़ियों से नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाती है। पार्क परिवार घर पहुंचता है, लेकिन तब तक कि ताइक, कि वू और कि जंग लिविंग रूम की बड़ी सी टेबल के नीचे अपनी सांसें रोककर छिप जाते हैं। अब वो मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे। अगर पार्क परिवार को भनक भी लग गई तो उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पार्क परिवार उसी टेबल के पास सोफे पर लेट जाता है, क्योंकि दा सॉन्ग बारिश के बावजूद बाहर अपना अमेरिकन टेंट लगाकर सो रहा था और वो उस पर नजर रखना चाहते थे। तभी मिस्टर पार्क को अचानक एक अजीब सी बदबू आने लगती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये बदबू बिल्कुल उनके ड्राइवर किम की ताइक जैसी है। वो इस बदबू की कंपैरिजन उस बदबू से करता है जो उबले हुए गंदे कपड़े से आती है, या वैसी बदबू जैसी मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले गरीब लोगों से आती है। टेबल के बिल्कुल नीचे छिपा की ताइक ये सब सुन रहा होता है। उसकी आंखों में होपलेसनेस, शेम और गुस्से का तूफान साफ झलकता है। ये सिर्फ एक बदबू का जिक्र नहीं था, ये उस गहरी खाई का एहसास था जो एक अमीर और गरीब के बीच कभी नहीं भर सकती। रात गुजरती है और जब पार्क परिवार गहरी नींद में सो जाता है तो तीनों चुपके से उस आलीशान घर से बाहर निकलते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है। वो भागते हुए जब अपने बेसमेंट वाले घर पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा मंजर दिखता है जिसने उनकी रूह कंपा दी। गंदे नाले और सीवर के पानी से उनका पूरा घर गले तक डूब चुका था। उनकी सारी जिंदगी की कमाई, वो नकली डिग्रियां, उनके सपने, सब कुछ उस गंदे पानी में तैर रहा था। प्रकृति ने अमीर पार्क परिवार की कैंपिंग खराब की थी, लेकिन गरीब किम परिवार का तो पूरा वजूद ही बहा दिया था। उन्हें मजबूरन बाकी बेघर लोगों के साथ रात एक रिलीफ कैंप के फर्श पर बितानी पड़ती है। इस खौफनाक रात के बाद कि वो अपने पिता से पूछता है कि अब उनका आगे का प्लान क्या है, कि ताइक की आंखों में एक अजीब सी एम्प्टीनेस है। वो सैड होकर कहता है, तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान क्या है? कोई प्लान ना होना, क्योंकि अगर तुम कोई प्लान बनाते हो तो जिंदगी कभी उस प्लान के हिसाब से नहीं चलती। बिना प्लान के कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन उस बेसमेंट में पल रहा खतरा किसी के प्लान का वेट नहीं कर रहा था। खून की प्यास अब बढ़ने वाली थी। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ, बारिश की वजह से आसमान एकदम साफ हो चुका है और मिसेस पार्क बहुत खुश है। वो अचानक से अपने बेटे के लिए एक शानदार गार्डन पार्टी का ऑर्गेनाइज करती हैं और की वू एंड की जंग को भी गेस्ट के तौर पर बुलाती हैं। मिसेस पार्क गार्डन में टेबल को ऐसे सजवाती हैं मानो कोई वॉर की तैयारी हो रही हो, कि ताइक को फोर्सफुली ड्यूटी पर बुला लिया। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा था। अमीर लोग शराब पी रहे थे, हंस रहे थे और शानदार धूप का मजा ले रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके पैरों के ठीक नीचे जमीन में कितनी खौफनाक आग सुलग रही है। पार्टी के बीच कि वो उसी किस्मत वाले पत्थर को अपने हाथों में कसकर पकड़ता है और तहखाने में नीचे जाता है। वॉइस रोज रोज के डर और खौफ को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो बंकर में पहुंचता है उसे पता चलता है कि मून ग्वांग मर चुकी है। उसका हस्बैंड ग्यून से दुख और गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका है। अचानक ग्यून से अंधेरे से निकलता है और उसी भारी पत्थर से किवू के सिर पर एक के बाद एक कई खौफनाक वार करता है, जिससे कि वो खून खून होकर वहीं गिर पड़ता है। ग्यून से हाथ में एक बड़ा चाकू
लेकर बाहर गार्डन की तरफ दौड़ता है। गार्डन में उस वक्त दा सॉन्ग का बर्थडे केक लाया जा रहा था और सभी लोग खुशी से ताली बजा रहे थे। तभी ग्यून से भीड़ में चीखता हुआ घुसता है और सीधा की जंग के सीने में चाकू मार देता है। एक पल के लिए पूरा समय रुक सा जाता है और फिर पूरे गार्डन में चीख पुकार और भगदड़ मच जाती है। किताएक भागकर अपनी बेटी के बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करता है। दा सॉन्ग, जिसने बचपन में ग्यून से को भूत समझ लिया था, इस खौफनाक मंजर को देखकर गहरे सदमे में बेहोश हो जाता है। मिस्टर पार्क को तड़पती हुई की जंग की कोई परवाह नहीं है। वो किताएक पर चिल्लाता है और गाड़ी की चाबियां मांगता है ताकि अपने बेटे को अस्पताल ले जा सके। हाथापाई में किताएक चाबी फेंकता है, लेकिन वो चाबी ग्यूनसे के शरीर के पास गिर जाती है, जिसे चुंग सूक ने अभी अभी मारा था। मिस्टर पार्क जब चाबी उठाने के लिए झुकता है तो ग्यूनसे के शरीर से आ रही उसी गरीबों वाली बदबू के कारण वो अपने चेहरे पर नफरत के भाव लाता है और अपनी नाक बंद कर लेता है। किताएक, जिसकी बेटी उसके सामने खून से लथपथ पड़ी थी, मिस्टर पार्क की इस नफरत भरी हरकत को देखता है। उसके लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। अमीर मिस्टर पार्क के लिए मरने वाले एक इंसान की जान से ज्यादा उस गरीब की बदबू मायने रखती थी। एक पल की सनक और सालों की दबी हुई नफरत में किताएक उठता है और सीधा मिस्टर पार्क के सीने में चाकू उतार देता है। इसके बाद वो खून से सने हाथों के साथ वहां से भाग निकलता है। वो एक ऐसा कत्लेआम था जिसने अमीर और गरीब दोनों की दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। एक महीने बाद जब किवू कोमा से जागता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन की जंग की डेथ हो चुकी है। पुलिस किताएक को हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मानो हवा में गायब हो गया है। किवू जब अस्पताल में एक पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर को देखता है तो उसे अजीब सा महसूस होता है। वो लोग उसे बिल्कुल भी डॉक्टर या ऑफिसर नहीं लगते और दिमागी चोट के कारण किवू पागलों की तरह हंसने लगता है। किवू और उसकी मां को धोखेधड़ी और इन सब के इल्जाम में सजा मिलती है, लेकिन गवाही और हालात को देखते हुए वो किसी तरह प्रोबेशन पर छूट जाते हैं। लेकिन किवू का दिमाग अभी भी शांत नहीं था। उसके पिता कहां गए? वो एक सर्द रात को उसी पहाड़ पर जाता है जहां से वो आलीशान घर दिखाई देता है। इस घर को अब एक नए विदेशी परिवार ने खरीद लिया है, जिन्हें इस घर के खूनी इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। किवू घर को घूर रहा होता है कि अचानक उसे घर की एक लाइट जलती बुझती हुई दिखाई देती है। वो ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो मोर्स कोड है। वो कोड किसी और का नहीं बल्कि उसके पिता किताएक का था। किताएक ने मोर्स कोड के जरिए एक खत भेजा था। कत्ल वाले दिन वो कहीं बाहर नहीं भागा था, बल्कि उसी घर के बेसमेंट वाले सीक्रेट बंकर में जाकर छिप गया था जहां पहले ग्यून से रहता था। उसने मून ग्वांग की लाश को उसी घर के गार्डन में जमीन के नीचे दफना दिया था। किताएक अब उस घर का नया पैरासाइट बन चुका था, जो छिपकर फॉरेनियर परिवार का खाना चुराता और अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन उस अंधेरे तहखाने में काट रहा था। इस खत को पढ़ने के बाद कि वो रोते हुए अपने पिता को एक खत लिखता है। वो एक ऐसा मास्टर प्लान बनाता है जो शायद नामुमकिन था। वो खूब पढ़ाई करेगा, एक शानदार करियर बनाएगा, बहुत सारे पैसे कमाएगा और एक दिन उस आलीशान घर को खरीद लेगा। वो लिखता है कि जिस दिन वो घर खरीदेगा उस दिन किताएक को बस उन अंधेरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर धूप में बाहर आना होगा और वो फिर से एक परिवार बन जाएंगे। लेकिन कहानी का ये आखिरी सपना हमें वापस उसी कड़वी सच्चाई में छोड़ देता है कि वो ये खत लिख तो रहा है, लेकिन वो अभी भी उसी सीलन भरे बर्फ जैसे ठंडे बेसमेंट में बैठा है। क्या कि वो कभी इतने पैसे कमा पाएगा कि उस घर को खरीद सके, या ये सिर्फ एक गरीब लड़के का कभी ना पूरा होने वाला एक टूट चुका सपना बनकर रह जाएगा?